हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम लोग इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 देखा था और ये हमारा उसके बाद का लेक्चर है। इसमें हम चैप्टर 2 देखेंगे इस बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल। इसमें हम देख रहे हैं कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं और इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है वो देखेंगे। तो पहले चलिए इकोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। So basically, ecology is the branch of biology concerned with relation of organism to one another. इसमें वन अनदर में एनर्जी फ्लो और मिनरल साइकिल्स हम देखते हैं एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, जो इन्वायरमेंट है। सो बेसिकली ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, इकोलॉजी, जो क्या स्टडी करती है ऑर्गेनिज्म का रिलेशन आपस में कैसा है और उनके फिजिकल सराउंडिंग से उनका रिलेशनशिप कैसा है। और जब हम रिलेशनशिप से बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारा मतलब होता है वो ये होता है कि आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं ये, बिहेव या इनका रहने का तरीका कौन सा है, वो सारी चीज़ें, राइट। तो हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी इकोलॉजी में देख लेते हैं। तो इकोलॉजी में बेसिकली आपको 6 मेजर लेवल दिखेंगे। पहला लेवल है ऑर्गेनिज्म का, फिर उसके बाद पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटीज़, फिर इकोसिस्टम्स, बायोम्स एंड देन लास्ट में बायोस्फीयर। तो ये अलग अलग लेवल है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल है पहले, और जिसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, फिर इसके बाद पॉपुलेशन है, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर उससे ऊपर इकोसिस्टम है एक, फिर इकोसिस्टम से ऊपर होता है बायोम, और फिर बायोम से ऊपर है बायोस्फीयर। तो एक एक करके हम इन सारे लेवल्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो लेवल है ऑर्गेनिज्म एंड स्पीसीज़ का है। तो ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं? एन ऑर्गेनिज्म इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट कैन एक्ट एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो मतलब कोई भी इंडिविजुअल लिविंग बींग्स जो खुद अकेले रह सकता है या खुद अकेले फंक्शन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। फिर हमारा स्पीसीज़ का क्या डेफिनेशन है? स्पीसीज़ आर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स, दैट इज़ इंटरब्रीडिंग। तो मतलब जब सारे ऐसे ही सेम स्पीसीज़ इन द सेंस कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं अपनी इंटरब्रीड करके, उन सारे का ग्रुप जो बनता है उसे हम स्पीसीज़ कहते हैं। जैसे अकेले ये हिरण है यहाँ पे, तो ऐसे कई हिरण मिल जाएंगे, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ सकती है इनकी उससे, ब्रीडिंग से। तो ये मिला के जो इनका ग्रुप बनेगा उसको हम बोलेंगे स्पीसीज़, हिरण की स्पीसीज़, राइट। इसमें होमोसेपियंस है, जैसे इंसान, हम इंसान आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो हम भी एक स्पीसीज़ कहलाएंगे इसीलिए। तो चलिए अब आगे के लेवल देखते हैं। तो हमारा जो सेकंड लेवल है वो है पॉपुलेशन के ऊपर। तो पॉपुलेशन देख लेते हैं क्या है। द पॉपुलेशन इज़ अ कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। तो मतलब किसी भी एरिया में, कोई स्पेसिफिक एरिया है सपोज, वहाँ पे कितने ही एक ही स्पीसीज़ के किसी एक टाइम पे ऑर्गेनिज्म है, उसी को हम उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कहते हैं। सपोज यहाँ पे 150 हिरण है, 50 डियर्स है ना, डियर भी सेम स्पीसीज़ के हैं, तो उस केस में यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी? यहाँ की होगी 50 डियर की पॉपुलेशन 50 होगी, तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी? 50 होगी। तो उसी तरीके से किसी भी स्पेसिफिक टाइम में किसी भी एक डिफाइंड एरिया में एक ही स्पीसीज़ के जितने भी नंबर हैं इन ऑर्गेनिज्म के, उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये पॉजिटिव कब होता है? जब नए बच्चों का जन्म होता है या इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन का मतलब अगर आपके देश में कोई बाहर से आ रहा है उसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं, राइट। और ये नेगेटिव कब होता है? कब किसी एरिया की पॉपुलेशन कम होती है, या तो डेथ हो जाए वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म में किसी की, या तो वहाँ से लोग बाहर चले जाएं, इमिग्रेशन जैसे हम बोलते हैं। मतलब ये कोई एरिया था, यहाँ से वो बाहर चले गए, तो इस एरिया में पॉपुलेशन कम हो जाएगी, राइट। तो नेगेटिव हो जाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ की। तो ये हमने दोनों देख लिए। फिर ये एक इंटरेस्टिंग ये है फैक्ट, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि पगमार्क का यूज़ करके कैसे पॉपुलेशन निकाली जाती है जंगलों में कुछ जानवरों की। पगमार्क क्या होते हैं? जो
जब जानवर चलते हैं तो उनके पैरों के निशान को हम पग मार्क बोलते हैं। मिट्टी में जैसे पड़ गया, वो सूख गया, तो वहीं पे वो हमेशा बना रहेगा, या गीली मिट्टी है तो वहाँ पे भी कुछ देर के लिए वो बने रहते हैं। तो उसी से देख के स्टडी की जाती है। तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी पॉपुलेशन पग मार्क से आइडेंटिफाई की जा सकती है? उसमें आता है टाइगर, लेपर्ड, लायन, डियर और भी कुछ एक्स्ट्रा जानवर। तो पग मार्क से हमें पता क्या क्या चलता है? प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन द एरिया, अलग अलग स्पीसीज के जो जानवर होंगे उसके बारे में पता चलता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल, किसी इंडिविजुअल एनिमल को आइडेंटिफाई करने में भी पग मार्क हेल्प करता है। फिर पॉपुलेशन ऑफ लार्ज कैट, इनकी पॉपुलेशन कितनी है वो उससे पता चल जाता है। और सेक्स रेशियो और एज भी उनसे पता चल जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि सेक्स ऑफ टाइगर्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम पग मार्क्स। तो जो टाइगर्स होते हैं उनमें मेल फीमेल का अंतर भी हमें पग मार्क से देखने को मिल जाता है। अब आगे चलते हैं। तो एक ही हमारा क्वेश्चन आया था 2017 प्रीलिम्स पेपर में। द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ। तो बेसिकली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे, करंट अफेयर्स का। ये न्यूज़ में था, भले लॉन्च हुआ था बहुत पहले। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना नहीं, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व यस, फिर बाकी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। तो ये बहुत लोगों ने उस टाइम पे गैस भी किया था, क्योंकि एम स्ट्रिप्स से लॉजिकल गैस लगा के कि टाइगर में स्ट्रिप होती हैं। हालांकि इस तरीके के लॉजिकल गैसेस अगर सही हो जाए तभी अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ तो कोई सेंस नहीं होता है यूजुअली। सो बेसिकली एम स्ट्रिप्स है एक ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको NTCA ने लॉन्च किया था 2010 में। कहाँ कहाँ? पूरे जितने देश के टाइगर रिजर्व हैं उसमें लॉन्च किया गया था, टाइगर की बेटर मॉनिटरिंग करने के लिए, टाइगर रिजर्व्स की। अब आगे चलते हैं। ये जो हमारा तीसरा लेवल है वो है कम्युनिटी। सो कम्युनिटी बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट लिव इन अ सेम प्लेस एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मतलब कई अब डिफरेंट स्पीसीज़ के जो जानवर होंगे उनका जो ग्रुप है वो जब एक ही एरिया में रहता है तो उससे हमारी कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। एक ही जगह रहेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन भी होगा। जैसे हिरण भी रह रहा है, हिरण, और लायन भी है, तो इनका भी इंटरेक्शन होता है आपस में, राइट। ऐसे ही ग्रास है, ग्रास हॉपर है, फिर लिजर्ड्स हैं। तो ऐसे अलग अलग स्पीसीज़, जब एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ किसी एक सेम प्लेस में रहता है और इंटरेक्ट करता है तो उससे हमारी इकोलॉजिकल कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। तो दीज कम्युनिटीज़ कैन बी मेड अप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स दैट हैव सिमिलर हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स। कम्युनिटीज़ आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म। जैसे कि ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, तो इट में कंटेन हर्ब्स एंड ट्रीज। तो बेसिकली जो हमारी नेमिंग होती है कम्युनिटीज़ की वो डोमिनेंट प्लांट फॉर्म के नाम पे बनती है। तो जैसे हमारा ग्रासलैंड कम्युनिटी है उसमें मेजॉरिटी जो एरिया होगा वो ग्रास से ही कवर होगा। उसमें भले कुछ एरिया में ट्री भी लगा हो या श्रब भी लगा हो, बट मेजॉरिटी जो देखा जाता है कि मेजॉरिटी क्या है उसी बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। फिर दो हमारा डिस्टिंक्शन है मेजर और माइनर कम्युनिटीज़ का, ये देख लेते हैं क्या होती हैं। सो जो मेजर कम्युनिटीज़ होती हैं दीज आर लार्ज साइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। दे डिपेंड ओनली ऑन सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। तो ये ऐसी कम्युनिटी हैं जो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें ऑलमोस्ट सभी को फूड अपना विद इन द कम्युनिटी ही मिल जाता है। बस इनको सन की रिक्वायरमेंट होती है, सन रेज की बाहर से, टू फॉर सर्वाइवल। जैसे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे जितने एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब आपस में ही सर्वाइव कर लेते हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि बस प्लांट्स को धूप चाहिए तभी वो रह पाएंगे। फिर हमारी माइनर कम्युनिटीज़ हैं। दीज डिपेंड ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़ फॉर देयर सर्वाइवल। दीज आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज़। इनको सोसाइटीज़ भी बोलते हैं माइनर कम्युनिटीज़ को, और ये विद इन द मेजर कम्युनिटी भी पाई जाती हैं, है ना, और इन्हीं पे डिपेंडेंट भी रहती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ए मैट ऑफ लाइकन ऑन द काउ डंग पैड,
जो काऊ डंग पैड है होता है उसमें लाइकन जैसे ग्रो कर जाता है, तो वो भी एक माइनर कम्युनिटी का एग्जांपल है। उसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं उसी पैड में, काऊ डंग का वो जो पैड होता है, तो पूरी एक कम्युनिटी छोटी सी वहाँ पे डेवलप हो जाती है। फिर इसके बाद है हमारा स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि देर इज़ नॉट मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी इन अ वे स्टेबल ही रहती है, कोई ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये स्टेबल कम्युनिटी है, इसीलिए इनमें चेंजेस लाना बड़ा इजी नहीं होता है। कोई ओकेशनल डिस्टरबेंस भी हो उसके बावजूद उसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है एनी चेंज में। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो लेवल है वो है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की हमने डेफिनेशन लास्ट चैप्टर में देखी थी कि इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो एक इकोसिस्टम में बेसिकली कई स्पीसीज़ की हैबिटेट आपको मिल जाएगी, बहुत बार एक दूसरे के पास है, एक दूसरे के से ओवरलैपिंग। इसमें बेसिकली इकोसिस्टम में आपको कई कम्युनिटी में देखने को मिल जाएगी एक ही एरिया में, कई कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। बेसिक इसी में एक डेफिनेशन है इकोलॉजिकल नीश की डेफिनेशन। तो ये जो नीश होता है इट इज़ बेसिकली अ यूनिक फंक्शनल रोल और पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट। तो मतलब कोई स्पीशीज़ है, अगर मान लीजिए कोई बर्ड की स्पीसीज़ है, तो उसकी उस हैबिटेट में क्या पोजीशन है, कहाँ उसका रोल है, क्या खाती है वो, किस तरीके से उस हैबिटेट में रहती है, तो उस यूनिक जो उसकी सारी एक्टिविटीज़ हैं उस चीज़ को क्या बताता है, इकोलॉजिकल नीश बताता है उस चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत सारी जो स्पीसीज़ होती हैं एक ही हैबिटेट में रह सकती हैं, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो इसमें जैसे हैबिटेट हैबिटेट नीश का मतलब क्या है, वेयर इट लिव्स। फूड नीश का मतलब क्या है कि वो खाता क्या है ना, या डिकम्पोज क्या करता है, या फिर वो किस स्पीसीज से कॉम्पीट करता है अपने खाने के लिए। फिर रिप्रोडक्टिव नीश, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, राइट। फिर फिजिकल एंड केमिकल नीश, टेम्परेचर, लैंडस्केप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अनदर रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमको किसी स्पीसीज़ की इन सारी पॉइंट से देखने को मिलती है। और जो इकोलॉजिकल नीश है ये इसका बहुत ह्यूज रोल है इन कंजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज, एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। क्यों? क्योंकि बेसिकली द मोमेंट यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग हैबिटेट नीड्स, फूड नीड्स, रिप्रोडक्टिव नीश, फिजिकल एंड केमिकल नीश, तो उस केस में आपको उसी ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो उसके सर्वाइवल में या उसके कंजर्वेशन में आपको हेल्प करती हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, बीच का एग्जांपल है या पॉन्ड का एग्जांपल होगा ये। तो जो हमारी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है या स्पीसीज़ है बर्ड्स की, वो रह तो एक ही हैबिटेट में रही हैं, ये पूरा एक ही हैबिटेट का पार्ट है बीच का एरिया, लेकिन वो फीड कहाँ कर रही हैं, सब अलग अलग एरिया में, है ना। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी बर्ड है वो टॉप ब्रांच में फीड करती है, ये मिडिल वाले में करती है, और ये लोअर पार्ट ऑफ द ट्री में फीड करती है। तो अगर आपको इस बर्ड को कंजर्व करना है ऊपर वाली को, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्लांट्स के ऊपर वाला पार्ट सुरक्षित होना चाहिए। तो ये पहला स्टेप हो जाता है। इसी तरीके से नीश आपको किसी भी स्पीसीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिससे आप उसके कंजर्वेशन में एफर्ट्स डाल सकते हैं। फिर देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है नीश और हैबिटेट का मतलब क्या होता है। तो हैबिटेट में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हैबिटेट इज़ एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हैबिटेट एक एड्रेस है, वहीं जो नीश होती है हमारी उसको आप लाइफस्टाइल या प्रोफेशन कह सकते हैं। तो मतलब आपको हैबिटेट तो पता है कि ये बर्ड इस एरिया में रहती है या इस ट्री के आसपास रहती है, लेकिन उसका नीश आपको बताता है कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है या उसका काम करने का तरीका क्या है, राइट। तो जो हमारा नीश होता है ये यूनिक होता है किसी भी स्पीसीज़ के लिए, लेकिन जो हैबिटेट होती है वो कई कई के साथ शेयर की जा सकती है। किसी भी एक हैबिटेट में जो दो स्पीसीज़ हैं उनका सेम नीश नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ तो अलग हो ही जाएगा, तो इसीलिए सेम नीश पॉसिबल है ही नहीं। अगर हमारा ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, which which one of the following terms describes not only physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism। तो अभी हमने देखा कि इसका है नीश आंसर। सो इकोलॉजिकल नीश जो है हमारी, वो इसका फंक्शनल रोल के बारे में बताती है। इसके बाद जो हमारा लेवल है वो है बायोम। तो बायोम बेसिकली बहुत बड़े लेवल पर हम आ गए हैं पृथ्वी के। तो पृथ्वी में कुछ ही बड़े मेजर बायोम्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका एरिया बहुत बड़ा होता है। सो बेसिकली देख लेते हैं क्या है। ए बायोम इज़ अ लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना ऑक्यूपाइंग ए मेजर हैबिटेट। तो कोई भी एक मेजर हैबिटेट में कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा फाउना जो है उसको हम बोलते हैं बायोम। जैसे रेन फॉरेस्ट बायोम हो गया, टुंड्रा बायोम हो गया। रेन फॉरेस्ट बायोम क्या होता है कि पूरा रेन फॉरेस्ट का जितना भी एरिया होगा उसमें जितनी भी कम्युनिटी है फ्लोरा और फाउना की, उसको हम रेन फॉरेस्ट बायोम में देखते हैं। फिर इसी तरीके से टुंड्रा बायोम मिलती है हमको कोल्डर एरियाज़ में, कोल्डर एरियाज़ में, जैसे हमारे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक का एरिया हो गया जैसे हमारा। तो यहाँ पे हमको टुंड्रा बायोम देखने को मिलती है। बायोम हैबिटेट से अलग कैसे है? क्योंकि बायोम का साइज़ बहुत बड़ा होता है, बायोम के अंदर बहुत सारी हैबिटेट्स आ सकती हैं। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज होती हैं बायोम के अंदर किसी भी, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूजली ड्यू टू सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन। अब जैसे इसमें होता क्या है कि अगर सपोज़ करिए ब्राज़ील का जो हमारा एरिया है ऐसे, राइट, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, राइट। अब ये रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाएगी, वही अगर किसी और कॉन्टिनेंट में सिमिलर कंडीशन में रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे भी यही सेम स्पीसीज और प्लांट की मिल सकती हैं और मिलती भी हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, टैगा फॉरेस्ट आर फाउंड बियॉन्ड द टेम्परेट रीजन ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के सभी कॉन्टिनेंट में मिलता है टैगा फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन के बियॉन्ड में। फिर इसके बाद हमारी डेफिनेशन है इकोटोन की। इकोटोन क्या होता है भाई? सो इकोटोन इज़ बेसिकली जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स। तो जो हमारे दो बायोम हैं, सपोज ए और बी, इनके बीच का एरिया क्या कहलाता है? इकोटोन। अब ऐसे रिजिड बाउंड्री नहीं होती है उस केस में, धीमे धीमे नेचर और क्लाइमेट का चेंज यहाँ पे दिखता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कौन सा इकोटोन है? मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में, राइट। सिमिलरली ग्रासलैंड जो होता है वो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में होता है। एस्टुअरीन एरिया जो होता है हमारा फ्रेश वाटर और सैल्ट वाटर के बीच में होता है। रिवर जो बैंक होता है हमारा वो ड्राई और वेट के बीच में होता है। तो ये हमारा इकोटोन है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इकोटोन की। तो इकोटोन नैरो भी हो सकता है हमारा, जैसे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच में होता है, और वाइड भी हो सकता है जैसे फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में होता है। इसमें जो कंडीशंस पाई जाती हैं वो दोनों ही बगल के इकोसिस्टम जैसी होती हैं, तो इसीलिए इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोक्लाइन। इकोक्लाइन का मतलब है, इकोक्लाइन इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर व्हेन देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन। ऑब्वियसली नेचर में कहीं शार्प बाउंड्री बहुत रेयर होती है ना। फॉरेस्ट कहीं है, फिर वो धीमे धीमे घटते हुए ग्रासलैंड बनता है, फिर डेजर्ट की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से इकोक्लाइन वही जोन है जहाँ से ग्रेजुअल कॉन्टिन्यूस चेंज शुरू होता है टूवर्ड्स अनदर इकोसिस्टम। इसके बाद हमारा टर्म है एज इफेक्ट और एज स्पीसीज का। तो ये देख लेते हैं क्या होते हैं। इकोटोन में बेसिकली होता क्या है, मोर डाइवर्स इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ मिलती है। इसका मतलब ये है कि इकोटोन में दोनों ही इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मिलता है जो कि डाइवर्स होता है, ऑब्वियसली दोनों के मिलने से होता है।
तो इसीलिए जो नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं यहाँ पे एज वेल एज किसी एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी इकोटोन में ज़्यादा हो सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 10 इंडिविजुअल हैं, यहाँ पे किसी स्पीसीज़ के 9 हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 14 रहते हैं इकोटोन में। और यूजुअली बहुत बार ऐसा ही देखा जाता है। और ऐसी स्पीसीज़ जो मोस्ट अबेंडेंटली पाई जाती हैं जोन में, उसको एज स्पीसीज़ हम बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। बर्ड्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि किसी भी एक इकोसिस्टम से ज़्यादा बर्ड्स कहाँ मिलेंगी आपको, इकोटोन में मिलेंगी, बीच वाले एरिया में मिलेंगी। फिर जो हमारा लास्ट में लेवल है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन सपोर्टिंग लाइफ ऑफ अर्थ वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट टू सपोर्ट लाइफ। तो ऑलमोस्ट सबसे ऊपर बायोस्फीयर इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा एरिया इसी का बनता है। ऑलमोस्ट हर जगह ये तीनों आपको ये मिल जाते हैं, इसलिए बायोस्फीयर का एरिया और रीजन सबसे बड़ा होता है। बायोस्फीयर एक्सट्रीम जगह में नहीं मिलते, जैसे मैंने सहारा डेजर्ट का भी एग्जांपल आपको बताया था कि जहाँ पे शायद पानी नहीं मिले आपको। उसी तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल में, हाईएस्ट ऑफ माउंटेन में या डीपेस्ट ऑफ ओशियंस में हॉस्टाइल कंडीशन के कारण लाइफ सपोर्ट नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। तो हम इसको देख लेते हैं कि इकोलॉजी के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला है हमारा अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। एन अडेप्टेशन इज एन अपीयरेंस, बिहेवियर, स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउज इट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी अपीयरेंस या बिहेवियर या स्ट्रक्चर या मोड ऑफ लाइफ किसी ऑर्गेनिज्म में जो उसको किसी और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। तो एडेप्टेशन भी कई टाइप की होती हैं। इसमें पहला है मॉर्फोलॉजिकल। तो देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन से सिंपली मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी में ओवर जनरेशन चेंजेस आते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रीज ग्रू हायर द जिराफ नेक गॉट लॉन्गर। तो मतलब जैसे जैसे पेड़ों के साइज लंबे होते गए ओवर जनरेशन्स, वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जिराफ्स या उनकी नेक ऊपर उनकी पत्तियां खाने के चक्कर में इनकी नेक भी लंबी होती गई। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन बोलेंगे, है ना। फिर इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल्स ऑन देयर लीफ स्ट्रक्चर्स एंड देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। है ना, बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स के थिक क्यूटिकल्स होते हैं और उनके जो स्टोमेटा भी होते हैं वो भी डीप पिट्स में होते हैं, मतलब अंदर होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, मिनिमाइज़ करना है उनको वाटर लॉस, क्योंकि डेजर्ट एरियाज में पानी की कमी होती है। वहीं कुछ डेजर्ट प्लांट जैसे ओपुंटिया है, उसके कोई लीव्स नहीं होती है। दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। और जो फोटोसिंथेटिक फंक्शंस भी होते हैं इनके, वो स्टेम्स में चले जाते हैं। अब क्योंकि स्टेम तो एक ही होती है, अगर पत्ती होती किसी पेड़ में तो बहुत सारी पत्ती होती है और एरिया ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता, लेकिन स्टेम का एरिया पत्तियों के कंपैरिजन में कम ही रहता है, इसीलिए रिड्यूस्ड ट्रांसपिरेशन होती है यहाँ पे। सिमिलरली और एग्जांपल जैसे हैं मैमल्स जो हमारे कोल्डर एरियाज में रहते हैं, उनके शॉर्टर ईयर होते हैं और लिम्स होते हैं, मतलब उनके हाथ पैर भी छोटे होते हैं। ऐसा क्यों है, इट इज़ टू मिनिमाइज हीट लॉस, क्योंकि कोल्डर एरियाज में हीट बॉडी में बनी रहे, उसको मिनिमाइज करने के लिए हीट लॉस को एडाप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल उन एरियाज़ के एनिमल्स में हो गई है कि उनके ईयर भी शॉर्टर रहेंगे और उनके लिम्स भी शॉर्टर होते हैं। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, एलन्स रूल्स कहते हैं। एलन रूल क्या है कि जो हमारे ठंडे एरियाज़ के जो जानवर हैं उनके छोटे कान और लिम्स होते हैं, इसी को हम एलन रूल कहते हैं। फिर जो हमारे एलिफेंट हैं उनके कान क्यों बड़े होते हैं, क्योंकि एलिफेंट्स को पसीना नहीं आता, इसीलिए वो कान को अपने हिला के अपने आप को ठंडा करते हैं। फिर एक कैटेगरी है एनिमल्स की जिनको हम हाइपर थर्मोफाइल बोलते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका है आर्काया बैक्टीरिया, जो कि हॉट स्प्रिंग के एरिया होते हैं। हॉट स्प्रिंग ऐसा एरिया है अर्थ पर जहाँ पे
नेचुरली गर्म पानी निकलता है। तो आर्काया बैक्टीरिया ऐसी टफ कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब तो हमारी दूसरी टाइप की अडाप्टेशन है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। ये यूजुअली शॉर्ट टर्म में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं टू कोप अप विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, उसको हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in absence of external water source, the kangaroo rat in North America desert can meet all its water requirements through internal fat oxidation. तो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में पानी नहीं होने की वजह से यहाँ के जो कैंगारू हैं वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट अपनी ही बॉडी के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इनकी जो यूरिन होती है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ऐसे ही जब हम हायर एरियाज़ में जाते हैं, माउंटेन्स में, अगर हम यहाँ से जाएँ तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर थिन होगा, हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली तेज़ सांस लेने लगती है ताकि जो कम ऑक्सीजन आ रही है उससे कोप अप कर सके। वहीं फिर कुछ दिन माउंटेन एरिया में रहते रहते हमको आदत भी हो जाती है नॉर्मल ब्रीदिंग करने की। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन। सो बेसिकली जब भी हमारे सोल्जर्स सियाचिन ग्लेशियर में जाते हैं या फिर कोई ऐसे फॉरवर्ड एरियाज़ में जाते हैं तो पहले उनको नीचे के बेस कैंप्स में ले जाके एक्लीमेटाइज किया जाता है कुछ दिनों तक, ताकि वहाँ के उनकी बॉडी में ये चेंजेस आ जाएं थिन एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के। फिर उनको आगे के एरियाज़ में तैनात किया जाता है। ये प्रोसेस होती कैसे है कि जो हमारी बॉडी होती है ना, लो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कंपेंसेट करती है बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो आपको पता होगा कि जो रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में होती हैं यही ऑक्सीजन कैरी करती हैं पूरी बॉडी में। तो जब बाहर से हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है उस केस में हमारी बॉडी आरबीसी ज़्यादा बनाने लगती है, ताकि जो अवेलेबल ऑक्सीजन है, अवेलेबल ब्लड है, उसी में जो भी ऑक्सीजन आ रही है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी की जा सके। फिर दूसरा, बॉडी डिक्रीजेज द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज ब्रीथिंग रेट। तो ये तीनों चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं तब हमारी बॉडी जाके लो ऑक्सीजन के लिए कंपनसेट कर पाती है। तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद तीसरी टाइप की एडाप्टेशन है हमारी बिहेवियरल। तो ये बिहेवियर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ बिहेवियर जो हम करते हैं एडवर्स क्लाइमेट को इग्नोर करने के लिए या उससे बचने के लिए, तो उसको हम बिहेवियरल एडाप्टेशन में लाते हैं। जैसे एनिमल्स जो होते हैं हमारे, वो माइग्रेट कर जाते हैं लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट्स में। सपोज़ कहीं पे बर्फ़बारी हो गई, जो हमारे हिरण हैं उनके लिए ग्रास अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरे ऐसे एरिया में माइग्रेट कर जाएंगे जहाँ पे ग्रास मिले, शायद नीचे के एरियाज़ में या कहीं और। तो ये बिहेवियर वाले चेंजेस हैं। ऐसे ही हमारी जो डेजर्ट की लिजर्ड हैं, इनमें वो कैपेसिटी नहीं होती इनकी बॉडी में कि अंदर से ही टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। इसीलिए जब जब इनका टेम्परेचर गिरने लगता है तो ये बाहर सन में आ जाती हैं, सन की हीट को एब्जॉर्व करती हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर इनका बढ़ने लगता है वैसे ये शेड में चली जाती हैं। तो ये इस तरीके से अपना टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन। तो वेरिएशन हम किसको बोलते हैं? वेरिएशन बेसिकली मीन्स चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। मतलब कोई भी बॉडी में स्पेसिफिक जीन चेंज होने की वजह से जो चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप होता है उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। इसी वजह से आप देखते हैं कि कोई डिफरेंट कलर का दिख रहा है, किसी के हेयर अलग है, किसी की आईज अलग होती हैं, किसी का स्किन कलर अलग है, किसी के दांत अलग हैं। तो बहुत सारी अलग अलग वेरिएशन इसीलिए आती है जब जब कोई एडिशन हो जाता है जीन्स में या डिलीशन हो जाता है। अब ये कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो सकता है? म्यूटेशंस के थ्रू हो सकता है, चेंजेस इन क्लाइमेट के कारण भी हो सकता है, या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण भी होता है। तो कई रीज़न हो सकते हैं वेरिएशन आने की किसी भी स्पीसीज़ में। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीसीज इनटू मैनी न्यू फॉर्म्स when the environment create new challenges or open new environmental niches. So basically initially इनका पेरेंट कोई एक ही रहा होगा, लेकिन अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण
या फिर अलग अलग क्लाइमेटिक चैलेंजेस के कारण एक ही स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज में चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो नेक्टर सिप करने वाली स्पीसीज है, कुछ इंसेक्ट खाने वाली स्पीसीज बन गई हैं, और कुछ जो सीड तोड़ तोड़ के खाती हैं उसमें कन्वर्ट हो गई हैं। तो इनिशियली ये सारी एक ही स्पीसीज की पार्ट थी, बट डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस या डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल नीशेस के कारण ये अलग अलग स्पीसीज में ओवर जनरेशन चेंज हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशिएशन। तो स्पेशिएशन क्या होता है? स्पेशिएशन बेसिकली वो प्रोसेस है बाय विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड, एंड इवोल्यूशन इज द मैकेनिज्म बाय विच स्पेशिएशन इज ब्रॉट अबाउट। ये प्रोसेस होती कैसे है स्पेशिएशन की? बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारी कोई स्पीसीज़ है, सपोज आप करिए कि कोई बर्ड की स्पीसीज़ है या लिजार्ड की स्पीसीज़ है, वो किसी भी कारण से अलग अलग ऐसे टुकड़े में, छोटे छोटे पॉपुलेशन के टुकड़े हैं उसके, अलग अलग एरिया में रहते हैं पूरे देश में। अब वो किसी कारण से एक दूसरे से अलग हो गए, कोई भी कारण हो सकता है, माउंटेन, ओशियन, रिवर के कारण। तो आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड अलग अलग ऐसे रहने के होता क्या है कि इनकी जो सब पॉपुलेशन, मतलब इन्हीं की पॉपुलेशन जब नेक्स्ट आती है अलग अलग जो रहती है, उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है ना। तो ऐसी भी एक कंडीशन, एक टाइम आ जाता है कि ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये दोनों अलग अलग जो पॉपुलेशन है। तो इवन इफ बाद में अगर बैरियर हटा भी दिया जाएगा तो सब पॉपुलेशन जो उनकी निकली थी वो आज उसके बाद भी आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी, वो डिफरेंट स्पीसीज तभी बन जाएंगी। जब स्पीसीज का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इंटरब्रीड करना एक बहुत बड़ी कंडीशन है फॉर समवन टू कॉल इट अ स्पीसीज। लेकिन जब कोई भी ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करने की एबिलिटी खो देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कि अभी अलग अलग स्पीसीज के पार्ट हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिर एक जो स्पेशिएशन की जो हमारी टाइप है जिसे हम सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन बोलते हैं, उसमें कोई फिजिकल बैरियर तो नहीं होता जो पॉपुलेशन को मेटिंग से प्रिवेंट करता है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट फूड सोर्सेज या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग स्पीसीज़ डेवलप हो जाती हैं। अलग अलग स्पीसीज़ का मतलब है कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रही हैं। जैसे यहाँ पे आप इवोल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारा इवोल्यूशन हुआ, और इनमें से कोई एक जो स्पीसीज़ है वो दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ का पार्ट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हमने अभी कोविड के टाइम पे बहुत सुना था ये टर्म। इसमें बेसिकली यही होता है कि जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आती है और जब हमारा जेनेटिक मटेरियल उन पर कॉपी होता है तो समटाइम्स क्या होता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है उसमें एरर आ जाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि डीएनए मेकअप हमारी नेक्स्ट जनरेशन का चेंज हो जाता है, हमसे थोड़ी डिफरेंट हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि वो एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पैदा करेगा उस नेक्स्ट जनरेशन की बॉडी में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हो सकता है उसको हेल्प कर रहे हो अच्छे से और सर्वाइव करने में, या नेगेटिव भी हो सकते हैं कि मतलब उसको किसी तरीके से हार्म भी कर रहे हो। तो दोनों केस हो सकते हैं म्यूटेशन से। इसके साथ साथ जो हमारी सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन होती है उसमें बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन जो नए जीन्स प्रोड्यूस होते हैं हर जनरेशन के साथ, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसीलिए मेंबर्स जो हमारी सेम स्पीसीज के होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि एक पेरेंट अपना जीन लेके आएगा और दूसरी पेरेंट तो अपना जीन लेके आएगा, फिर दोनों के उससे जो बेबी बनेगा उसके अपने जीन्स होंगे, राइट। तो आइडेंटिकल नहीं होता इसीलिए किसी एक से, वो दोनों से ले रहा है, इसीलिए उसमें वेरिएशन होती है थोड़ी सी। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेचुरल सिलेक्शन है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म किसने प्रपोज किया था? डार्विन और वॉलेस ने। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज अडॉप्ट टू देयर एनवायरमेंट। इट इज़ evolutionary force that selects among the variation, that is genes that help organism to better adopt to its environment. Such genes are reproduced more in population due to natural selection. तो नेचुरल सिलेक्शन का बेसिकली थ्योरी ये है कि जो हमारी बॉडी में ऐसे जीन्स होते हैं जो हमको एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वही जीन्स हमारे जो बच्चे होंगे उनमें ज़्यादा मात्रा में होंगे।
ये क्यों हो रहा है? ये नेचुरल सिलेक्शन के कारण हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब ऐसे जीन्स का वापस दोबारा बनना ज़्यादा नंबर पे, जो हमको हेल्प करते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करने में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस। जो ऑफ स्प्रिंग आते हैं उनके बेटर सर्वाइवल के चांस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में एज़ कम्पेयर टू देयर एंसेस्टर्स। तो ओवर जनरेशन क्या होता है कि जो हमारे जो बेटर जीन्स होते हैं वो पास होते जाते हैं ज़्यादा नंबर में एज़ कम्पेयर टू अदर जीन्स। इसलिए आप देखेंगे कि नए नए जो जनरेशन है, नई नई आपके बच्चे हैं, उनमें चेंजेस आते रहेंगे। और मैनी टाइम्स दीज चेंजेस आर पॉजिटिव इन द नेचर। पॉजिटिव इन द सेंस कि दे हेल्प द किड टू सर्वाइव इन टूडेज टाइम इन मच बेटर वे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन इज अ चेंज विच गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। तो एवोल्यूशन हमने देखा था कि कैसे धीमे धीमे ओवर जनरेशन इवॉल्व होके एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ में चेंज हो जाती है। इवोल्यूशन में तीनों ये सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस, एडाप्टेशन की प्रोसेस और वेरिएशन की। इसमें बॉडी में ऐसे चेंजेस आते रहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, जो हमको उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा हेल्प करेंगे सर्वाइव करने में। इससे क्या होता है, एक पॉइंट बाद इस स्पीसीज़ से आपके एंसेस्टर से दूसरी जो स्पीसीज़ बनती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। फिर इसके बाद जो नई कुछ जनरेशन बाद ऐसी बनेगी वो एकदम ही डिफरेंट हो जाएगी। कुछ जनरेशन से, यहाँ मेरा मतलब है कई हज़ार या कई लाख जनरेशन्स के बाद ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन कब होता है? एक्सटिंक्शन ऑकर व्हेन स्पीशीज कैन नॉट इवॉल्व फास्ट इनफ टू कोप अप विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब आपको पता है कि इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहता है पूरे टाइम, और स्पीसीज़ भी ओवर जनरेशन चेंज होती रहती हैं, है ना। नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस, एडाप्टेशन की प्रोसेस, तो ये सारी भी हमारी बॉडी में होती है ताकि हम सर्वाइव कर सकें इन्वायरमेंट में। तो दोनों में ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि ये चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए और हम इससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारा इतने जल्दी चेंजेस नहीं हो पा रहा है हमारी बॉडी में कि इतने जल्दी हम इन्वायरमेंटल चेंजेस को देख सकें, तो उस केस में क्या होती है, वो स्पीसीज़ जिसमें इतने जल्दी चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एक्सटिंक्ट। अभी आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पैंडा का। पैंडा आपको पता होगा चाइना में है, पाए जाते हैं। तो ये पैंडा आज भी इनमें ना तो चाइल्ड बियरिंग बिहेवियर है ज़्यादा, ना इनमें कोई थ्रेट परसेप्शन है। इसीलिए पांडा का वाइल्ड में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इनको जूस के अंदर पाला जाता है ताकि इनकी देखभाल की जा सके और ये स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट ना हो, क्योंकि इस स्पीसीज़ में अडाप्टेशन है ही नहीं वो, जितनी तेज़ी से हमारा इन्वायरमेंट ग्रो कर गया है। द मोमेंट ह्यूमंस स्टॉप कंजर्विंग पैंडा, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। इसी के साथ एक करंट मास एक्सटिंक्शन हो रहा है। इससे पहले हमारे 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं जब से अर्थ हमारी बनी है। अभी हमारा जो 6 है वो चल रहा है। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन बोलते हैं इसको, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड है, मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसको हम 6th मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ये वाला यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था 2018 में कि द टर्म 6th मास एक्सटिंक्शन या 6th एक्सटिंक्शन इज़ ऑफन मैंशनड इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन भी बहुत नॉर्मली थे। मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं है हमारा, फिर कोलिजन ऑफ मीटेराइट से भी कोई लेना देना नहीं है, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सबसे सही है। मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रैगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड पॉल्यूशन एंड ग्लोबल एंड क्लाइमेट चेंज। तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन यही है। और यूजुअली क्वेश्चन जो बनते भी हैं बहुत सारे इन्वायरमेंट के, वैसे ही जर्नल नेचर के होते हैं। अगर आपको थोड़ी आइडिया है तो आप उसको कर ले जाओगे। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर था, इसमें इतने सारे ही कॉन्सेप्ट थे। एक बार आपको रीड करना है, एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो इनकी डेफिनेशंस पे ही आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। थोड़ी थोड़ी आइडिया रखना है तो इन्वायरमेंट के आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जब नए वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एंड बाय।